हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस लेक्चर हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है, जियोमॉर्फोलॉजी का। सबसे पहले सुनामीज होती क्या है? बेसिकली जो सुनामी का वर्ड है उसका ओरिजिन हुआ है जापानीज में। तसु मीन्स हार्बर और नामी मीन्स वेव। तसु नामी, सुनामी। ठीक है, ये क्या है? एक हाई पावर्ड कमेटी थी, डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2001। इसने बताया था जो सुनामी रेफर्स टू एन ओशियन वेव दैट इज कोज्ड बाय एन ओशियन इवेंट सच एन अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक eruption. Tsunami is not just a one way, rather it's a sequence of wave. Important point है, it's a sequence of waves brought on by geological processes occurring near the ocean surface. Basically एक मोर देन वन वेव, मतलब एक से ज्यादा वेव का होना किसी भी ओशियन में, जो कि लैंडस्केप, अर्थक्वेक, किसी के भी कारण से हो सकता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। ये है सुनामी। इस तरीके से सैलाब आने को हम सुनामी कहते हैं। अब देखते हैं वेव्स। हमने पढ़ा सुनामी आती है वेव्स की वजह से। ये वेव्स क्या होते हैं? वेव्स क्या होते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ से बनते हैं। क्रेस्ट क्या होती है? ये वाला। ट्रफ क्या है? ये वाला। तो इससे जो हमारी अकरेंस होती है उसे हम वेव्स कहते हैं। क्रस्ट होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो ट्रफ होता है वो लोएस्ट पॉइंट होता है। जो वेव्स होती हैं वो वेवलेंथ के बेसिस पे डिवाइड की जाती है कि ये वेव्स कैसी हैं। हम जो वेव को डिफाइन करने का पैरामीटर होता है उसका वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रेस्ट से लेकर एक ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने पॉइंट पे नंबर ऑफ क्रस्ट से एक वेव इधर पास करी, फिर इधर पास करी, फिर इधर करी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना कितना फ्रीक्वेंटली एक वेव ट्रेवल कर रही है, उसको हम कहते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है, जैसे जैसे वेव मूव करती है वाटर सर्कुलर डायरेक्शन में, वो इतना फास्ट नहीं जा पाती और वहीं से ही वेव्स बनती है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग व्हाट इज वेव्स। अगर 2 मार्क्स में भी आए, अगर सुनामी आता है, तो अगर आप 1 मार्क्स में, 1 लाइनर में ये वेव्स लिखोगे तो काफी अच्छा दिखेगा। अब देखते हैं वेव्स फॉर्म कैसे होती हैं। बेसिकली वेव्स है जो 2 पार्ट में डिवाइड है। या तो वेव एक सरफेस वेव होएगी, सरफेस, या वो सुनामी वेव्स होगी। पढ़ते हैं सरफेस वेव्स क्या होती है। सरफेस वेव क्या होती है? कोई भी ऐसी वेव जो ओशन के सरफेस पे विंड की वजह से आ रही है उसे हम सरफेस वेव्स कहेंगे। जैसे जैसे विंड चलेगी, जैसे जैसे हवा चलेगी, विंड ब्लोज होगी। पहली बात, आपको विंड और एयर में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे जैसे विंड ब्लो होगी वो अपनी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारी वेव्स बढ़ेंगी। जितनी ज्यादा विंड होगी उतना ही लॉन्गर ब्लो करेगी, उतना ही बिगर वेव बनेगी। विंड ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा, वेव भी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, वेव्स की डिफरेंट टाइप की शेप हो सकती है, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट हो सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है। किसी चीज पे ये निर्भर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। डिपेंड ऐसा, जितनी भी लार्जेस्ट वेव है वो सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा वेव्स होंगी वो राइपल्स क्रिएट करेंगी। राइपल्स आपने देखा होगा पानी के अंदर ऐसे, या फिर अगर हम कोई पत्थर डालते हैं तो पानी ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन को हम राइपल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे प्लेस, जो लार्जेस्ट वेव है वो सबसे ज्यादा देखी जाएगी ओपन वाटर में, जहां पे विंड अफेक्ट कर सकती है। विंड का वेव फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है। प्लेसेस फेमस फॉर द बिग वेव, जैसे वाइमन बे हो गया, जॉज हो गया, मैवरिक हो गया कैलिफोर्निया का, मुलेगमोर हो गया, ये सब इस जगह पे काफी ज्यादा बिग वेव्स देखी जाती हैं। लार्जेस्ट वेव होती है वो बेसिकली जब सर्फिंग में देखी जाती है कि लोग वहाँ पे फन एक्टिविटीज करने जाते हैं। कुछ कुछ बिग वेव्स इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है कि वो ह्यूरिकेन जैसे सिचुएशन को क्रिएट कर देती है। जाइंट वेव जितनी भी बड़ी होगी वो कभी भी लैंड के पास नहीं होगी। ठीक है, रॉक वेव्स, एक नया टर्म देखा है, रॉक वेव्स क्या होती है? रॉक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो स्टॉर्म के टाइम डेवलप होती हैं, थोड़ी सी बड़ी होती हैं और लिटिल लिटिल अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। रोग वेव्स होती हैं, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल काम होता है उसमें, तो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको रोग वेव है। टू सेलर दे लुक लाइक अ वॉल ऑफ वाटर। कोई अगर सेलर है, शिप चलाने वाला है, तो उसको दिखेगा कि बहुत ज्यादा वाटर का एक वॉल आ चुका है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रोग वेव नॉर्थ सी में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखा गया है। सुनामी वेव्स क्या होती हैं? ऐसी क्लासिकल वेव्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो अर्थक्वेक में, अगर हमारा कुछ ओशियन है, ओशन के नीचे की जो लैंड है, अगर वहां पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, कोई प्लेट की मूवमेंट होती है, तो उस टाइम में जो वेव्स आएंगे उसे हम सुनामी वेव्स कहते हैं।
जो फिजिकल शिफ्ट होता है प्लेट का, जो वाटर से होता है, एक प्रॉपर मीटर पे जाके अगर कोई प्लेट शिफ्ट हो रही है ऊपर नीचे, तो उससे जो क्रिएशन होगा उसे हम सुनामी वेव्स कहते हैं। अगर एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट है, अगर वो रेडिएट कर रही है बाहर की तरफ, तो वो डायरेक्शन में, अगर वो बाहर के डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक पैदा होगा। सुनामी क्या है? इट्स अ सेट ऑफ वेव्स क्रिएटेड बाय डिस्टर्बेंस लाइकली एन अर्थक्वेक विच रीचेस टू द सरफेस ऑफ सी। वेरी मतलब बहुत अच्छा लिखा है ये। एक सुनामी क्या है? एक सेट ऑफ वेव्स है। एक वेव नहीं है, मोर देन वन वेव्स है, बहुत सारी वेव्स है। जब वो इकट्ठी होती हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, जैसे अर्थक्वेक में होता है। बट अगर वो सर्फ एक सी के ऊपर जा रही हैं, बेसिकली अर्थक्वेक अगर सी में हो रहा है तो उसे हम सुनामी कहते हैं, और उस वेव्स से जो जनरेट होता है, जहां वेव्स जनरेट होती हैं, उसे हम सुनामी वेव्स कहते हैं। ठीक है। जब एक सुनामी एक शोर पर पहुंच जाती है, शोर क्या होता है? ये वाला एरिया। अगर किसी भी शोर तक पहुंच जाती है तो वो शोर तो मचाएगा। जैसे कि क्या करता है, वहां पे कांटेक्ट आते, सुनामी आ जाती है। बेसिकली सुनामी क्या होती है? वो सेवरल मीटर्स एज हाई दे ट्रैवल ओवर अ डीप ओशन। इट इज देयर स्पीड एंड लॉन्ग वेव लेंथ दैट गोज टू ड्रामेटिक हाइट। बेसिकली अभी हमने पढ़ा ही था, वेव लेंथ का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और शोर तक जाते 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 थोड़ा सा इसमें स्लोनेस आ जाती है। एक सुनामी का फीचर क्या है? फीचर क्या है? अंडर वाटर में डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। इस टाइप एक सुनामी किसको कहेंगे? जहां पे वो अंडर वाटर में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, जिसकी वेवलेंथ लो हो। तो सुनामीज होती हैं, उनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, बट ओशन वेव्स की इतनी ज्यादा वेवलेंथ नहीं होती। स्पीड ज्यादा हो, सी में उसकी थोड़ी हाइट कम रहे, ठीक है, और जैसे शोर तक जाती रहे इंक्रीज होती रहे, क्योंकि एनर्जी क्या होगी? कंप्रेस्ड होती जाएगी, और वो एक हाइट में वो एनर्जी इतना पुश करेगी कि एक वेव हाइट तक जाएगी। मल्टीपल वेव्स होंगी। सुनामी होती है सीरीज ऑफ वेव से आ रही है, सेवरल मिनट पे आ रही है, आर में, लॉन्ग ड्यूरेशन। सुनामी कैन लास्ट फॉर सेवरल आवर्स, बहुत टाइम तक चलती है, इसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर वेव्स, इसलिए ये सुनामी बनती है। और जो इसका इम्पैक्ट होता है वो ये नहीं है कि सिर्फ कोस्टल एरिया में पड़ा, कोस्टल एरिया से बाहर भी किलोमीटर पे काफी अच्छा इफेक्ट देती है। तो जो इसका इफेक्ट है, इसका जो टाइम है, वो एज कम्पेयर टू अदर वेव्स, एक वेव्स और सुनामी का यही डिफरेंस है कि वेव्स में इतना टाइम नहीं लगता, ना कि वो इतना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक या कोई ड्रास्टिक एक्टिविटी करती है, बट सुनामी एक एक्टिविटी करती है, मतलब तबाही मचाती है। बिटवीन सुनामी एंड टाइडल वेव्स इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। सुनामी वेव्स क्या होती है, क्या कारण होता है? सुनामी वेव अभी हमने बात करी थी, अंडर वाटर में कोई भी डिस्टर्बेंस आए, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, मेटेरोइड इंपैक्ट हो जाए, उससे कोई भी वेव जनरेट हुई, दैट इज सुनामी वेव्स। टाइडल वेव्स क्या है? टाइडल हमें पता ही है, सबसे बड़ा एक ही इंपैक्ट है टाइडल वेव का, मून एंड द सन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है सी लेवल के पैटर्न में, या तो सी लेवल फॉल होगा या सी लेवल राइज होगा, उस पैटर्न को ही हम टाइडल वेव्स कहते हैं। स्पीड एंड वेवलेंथ, सुनामी एक अच्छे ट्रैवल तक, मतलब एक अच्छे टाइम तक ट्रैवल करती है, बट अगर यही देखा जाए, टाइडल में मूव्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिलेटिवली स्लो स्पीड्स कंपेयर टू सुनामी। ठीक है, समझ आ गया। सेवरल आर टू मूव, इसको बहुत टाइम लगता है ओशन बेसिस तक जाने में, तभी इसकी, क्योंकि वेवलेंथ इसकी छोटी रहती है। आगे वेव शेप, सुनामी वेव्स के है थोड़ी सी वेवलेंथ ज्यादा रहती है, वेव कम रहती है, हाइट रहती है, और ये अच्छे से इम्पैक्ट देती है। बट अगर हम यही देखा जाए, टाइडल वेव्स क्या है, वो तो अर्थ को, वो तो मून और सन को ही देख के चल रही है, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है वेव शेप का। ठीक है। आगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है इसकी? अब आप खुद सोचो कैसे फ्रीक्वेंसी रहती होगी। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सुनामी की जो होती है वो इनफ्रीक्वेंट होती है, पता नहीं होता कि वो कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट देगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंट वो क्रेस्ट और ट्रेफ से मिल रही है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं जान सकते। बट टाइडल वेव का है वो लिटिल प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि पता है ट्वाइस आएगा, डेली आएगा कोस्टल एरिया में, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल तो है ही मून और सन में। ठीक है, ये है इसमें डिफरेंस। अगर आए डिफरेंस तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सो अब सुनामी, कितनी टाइप्स की सुनामी है? बहुत टाइप की सुनामी है, बट मेजर ये है। सबसे पहले टेक्टोनिक और सिस्मिक सुनामी, नाम से पता चल रहा है ये बहुत कॉमन टाइप है सुनामी का, जो जनरेट होता है अर्थक्वेक पे और ओशन फ्लोर के नीचे हो रहा है। जैसे ही सडन मूवमेंट होगी अर्थ क्रस्ट की, सबडक्शन देखने को मिलेगी,
आई होप आपको अब सबडक्शन अच्छे से पता चल गया, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में सबडक्शन हमने बहुत पढ़ा। तो क्या होता है, बहुत कॉमन टाइप ऑफ सुनामी है। अर्थक्वेक से ये जनरेट होती है ओशियन फ्लोर के अंदर। जैसे ही अंडर अंडर दी अर्थ हमारी मूवमेंट्स होती हैं, सडन क्रस्ट हिलता है, सबडक्शन जोन आता है और टेक्टोनिक प्लेट्स कलाइड होती है, स्लिप होती है और बहुत ज्यादा वाटर एक प्लेस से डिस्प्लेस होता है। जैसे ही वाटर डिस्प्लेस होगा एक वेव में क्रिएट होगा और जिसको हम सुनामी कहेंगे। तो इस टाइप की सुनामी को हम कहेंगे कि सिस्मिक सुनामी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से सुनामी हुई है। वॉल्केनिक सुनामी नाम से, ये सब कुछ नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है। वॉल्केनिक सुनामी, ये सुनामी बेसिकली वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से होता है, जो कि कभी ना कभी ओशन फ्लोर के पास हुआ होगा, जिसमें से वॉल्केनिक आइलैंड फ्लैंक्स निकले और इरप्शन हुआ, पानी हटा, वेव्स आई, सुनामी क्रिएट करी। बहुत सिंपल फंडा। सबमरीन लैंडस्लाइड सुनामी, क्या होता है, अंडर दी वाटर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होने को देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज को भी जन्म देते हैं। उससे क्या होता है, जब अंदर ही अंदर लैंडस्लाइड होता है, तो वो वाला जो लैंडस्लाइड वाला एरिया होता है, वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट देता है। तो उसका पानी जैसे ही मूव होगा, वेव्स होगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, तो सुनामी लाता है। तो इस करके हम सबमरीन या लैंडस्लाइड सुनामी कहते हैं। ज्यादातर कॉमन टेक्टोनिक सुनामी, बट कैन स्टिल सिग्निफिकेंट इन देयर इम्पैक्ट। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, जो हमारे अर्थ के बाहर ऐसे मटेरियल्स है जो घूम रहे हैं, तो अगर वो एकदम से आके, ये कोई एस्टेरॉइड है, सीधा आके इसके अंदर गिरे, सोचो कितने प्रेशर से आ रहा होगा, कितनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी। तो सीधा आके अगर ये ओशन में गिरेगा, तो भाई ऑब्वियसली एनर्जी तो छोड़ेगा ना अपनी, और जैसे छोड़ेगा वेव्स तो जनरेट होगी ना, तो जनरेट होगी तो क्या आएगा, सुनामी आएगी ना, यही बात है। लैंडस्लाइड जनरेटेड, कोई लैंडस्लाइड का वाटर में गिर गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आया और बाहर चला गया। नेक्स्ट है ग्लेशियल सुनामी। ग्लेशियल सुनामी क्या हुआ, इस सुनामी में ग्लेशियर इन्वायरमेंट, जैसे हमारा क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमने जब देखा इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो ग्लेशियर है ना हमारा, वो 1% से मेल्ट होना शुरू हो गया है। मतलब आ चुका है खतरे की घड़ी कि अब ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियल एक्टिविटीज ग्लेशियल एरिया में बढ़ चुकी है। जो सुनामी ग्लेशियल इन्वायरमेंट में, एक लार्ज पीस ऑफ आइस, ग्लेशियर है तो यही लार्ज पीस ऑफ आइस, सीधा सीधा एक आइसबर्ग सीधा सीधा आके अगर वाटर में कोलैप्स करेगा, तो भाई वेव्स तो बनेंगी, वाटर डिस्प्लेसमेंट होगी, और उसी वाटर डिस्प्लेसमेंट को हम सुनामी का नाम कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, मतलब सुनामी कहाँ कहाँ अपना प्रभाव डालती है। जब भी कोई भी ऐसी नेचुरल आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो क्या होगा, बेसिकली हमें ये पता है सुनामी कोस्टल एरियाज में आती है, तो सबसे ज्यादा कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, इंजरीज होंगी, पीपल को डिस्प्लेस करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी। अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो गवर्नमेंट पे काफी इफेक्ट आएगा। तो पीपल को डिस्प्लेस करने में ही काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको इवेक्यूएट करना है, आपको कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत तो होगी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट में काफी इम्पेक्ट आएगा। जितना भी देखो, सुनामी आएगी, ओशन में आएगी, बहुत सारा सॉल्ट लेकर आएगी, सॉल्ट लेकर आएगी तो कहाँ ही आएगा, लिविंग एरिया में तो आएगा, जहाँ पे लैंड है हमारी, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हमारी वेजिटेशन भी है, हमारी वाइल्ड लाइफ भी है। तो सॉल्ट वाटर इन्यूशन से, एकदम से सॉल्ट फेयर आने से, वो सारा ही सिस्टम हिलेगा। ठीक है, तो उससे हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर सोर्सेज। इतना सारा कंटेमिनेटेड वाटर, इतना ज्यादा सॉल्टी वाटर एकदम से आ जाएगा, तो फ्रेश वाटर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, वही मैंने आपको बताया, गवर्नेंस पे कितना खर्चा, यही सब है। तो एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत होते हैं। नॉट ओनली गवर्नमेंट, इंसानों को भी तो कितनी तकलीफ होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहे हो। रिसेंट में हमने पंजाब में फ्लड के कारण देखे हैं, दिल्ली यमुना में पावर, दिल्ली यमुना के पास जो लोग रहते थे उनके कितने हैं, तो उन्होंने भी तो अपना घर छोड़ा, इतनी सारी चीजें, उनका भी नुकसान हुआ। तो दोनों लेवल पे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होते हैं। अब कोस्टल इरोजन, लैंड सब्सिडेंस, ठीक है, सुनामी कैन लीड टू कोस्टल इरोजन, रिमूविंग सेडिमेंट्स, इंपॉर्टेंट है, शोर लाइन से। ठीक है, और क्या होता है, ये परमानेंट चेंजेस को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, उस एरिया की टोपोग्राफी बिगड़ जाती है, तो उससे हमारा वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सब पे मेजर इम्पेक्ट पड़ता है। अगला है फिशिंग और टूरिज्म पे। जहां पे इतनी आपदा आई हुई है, वहां पे कौन सा टूरिस्ट आएगा, और टूरिस्ट तो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है, तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस इंटर रिलेट, डिसीज फैलेंगे बहुत ज्यादा,
पानी रुका रहेगा, वाटर बॉर्न डिसीजेज होंगे, कंटामिनेशन पानी पीने से वाटर बॉर्न पानी से डिसीजेज होंगे, सोशल इम्पैक्ट काफी पड़ेगा, दोबारा से नए सिरे से चीजें शुरू करनी पड़ेंगी क्योंकि सब तो खत्म ही हो गया आपदा में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजिकल, ये सब इम्पैक्ट होंगे। नेक्स्ट है मिटिगेशन। मिटिगेशन होता है हम किसी चीज को कम कैसे कर सकते हैं, उस चीज का इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं। तो मिटिगेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक ऐसे एक्शंस होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं उस इफेक्ट को मिनिमाइज या रिड्यूस करने के लिए कोस्टल एरियाज में। अगर हम अच्छे से मिटिगेशन मेजर्स करेंगे, मिटिगेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो जो डैमेज होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, और कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं। सबसे पहले वार्निंग सिस्टम, जैसे ही आने वाला होगा उससे कुछ पहले हमने अपने इतना ज्यादा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें पता चल जाए कि आने वाला है और हम एकदम से डिस्प्लेस करें, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करें, जिससे मान हानि मतलब लोगों को कम नुकसान हो। ठीक है, अगला है पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जितना ज्यादा लोगों को अवेयर करे कि सुनामी वार्निंग्स दे के कि आपको पैनिक नहीं होना, आपको क्विक रिस्पॉन्स देने, आपको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है, तो हमें उससे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पब्लिक को एडुकेट करने में, पब्लिक को अवेयर करने में कि ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा करना है इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। अगला है लैंड यूज प्लानिंग। हम कोई भी लैंड वहां पे ले रहे हैं तो वल्नरेबिलिटी चेक करनी है कि अगर हमने वहां पे कोई भी डेवलपमेंट करनी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो वो कितना सेफ है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करना है कि हाई रिस्क जोन में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टिका रहे, काम आए। ठीक है, बिल्डिंग कोड्स एंड रिट्रोफिटिंग, ये तो बिल्डिंग कोड्स लेने पड़ेंगे, सरकार देगी कि भाई ये बिल्डिंग कितनी सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि लोग रहेंगे, कहीं अगर बिल्डिंग होगी कोस्ट लाइन के पास तो वहां पे जरूरी बात है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो उस बिल्डिंग को आपको क्या करना है, रेट्रोफिटिंग, उसका चेक करना है कि क्या ये कोस्टल स्ट्रक्चर पे जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो इतना काबिल है कि कल को अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो वो देख ले। तो हमें बिल्डिंग कोड्स एंड रेट्रोफिटिंग भी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सुनामी वॉल्स, ब्रेक वाटर, कि अगर यहाँ पे ऐसे सुनामी एरिया ऐसा कुछ रोक लगा दे ताकि ये यहाँ से बैक चली जाए, ऐसा कुछ हमें मिटिगेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई फिजिकल बैरियर जिससे पानी डिफ्लेक्ट हो जाए, वेव एनर्जी हो जाए। नेक्स्ट है इवेक्यूएशन रूट्स एंड सेफ जोन। फटाफट हमें पहले ही सेफ लोकेशन जहाँ पे हम रेसिडेंट्स को गैदर कर सकते हैं वो पहले ही हमें पाथवे क्लियर करने चाहिए। ये नहीं कि ऐसी रुकावटों से आ रहा है कि बंदा वही सेफ जोन तक पहुंचते इतना समय लगा दे। इंटरनेशनली हम कोलैबोरेट करें कि हमें पता चले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या कैसे और लोग कर रहे हैं और कंट्रीज कर रहे हैं। डिजास्टर के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाए, एफर्ट्स प्रिपेयर करे जाएं और रिसर्च एंड मॉनिटरिंग होती रहे। रिसर्च और मॉनिटरिंग से ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये है, ये करंट स्टेटस है, ऐसे काम करना है, ये चीज जरूर होनी चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डिजास्टर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मॉनिटरिंग रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तो सुनामी का क्वेश्चन आए और आंसर को काफी क्वालिटी रिच बनाना हो तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स जरूर लिखना इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव मेंस ऑप्शनल, दोनों में लिखने बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स की। सबसे पहला इनिशिएटिव है आईओसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप। आईओसी यूनेस्को के द्वारा चलाने वाला सुनामी वार्निंग सिस्टम है जो आईसीजी, एनईएम, टीडब्ल्यूएस मतलब नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक मेडिटेरियन सब सी को कनेक्ट करता है। इधर से आया सबको कोऑर्डिनेट करता है जो यूनेस्को चलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला है पीटीडब्ल्यूसी, द पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर, एनओए इसको ऑपरेट करता है। इंटरनेशनल लेवल वार्निंग सिस्टम है, पैसिफिक रीजन पे टाइम टू टाइम वार्निंग्स देता रहता है और रिस्पॉन्स लेता रहता है कि सुनामी का जो पोटेंशियल है, कैलिबर है, वो कितनी स्ट्रांग है। IOTWMS ये 2004 के बाद आया था जब इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी। तो ये हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, ग्लोबल इनिशिएट किया था कि जितने भी वार्निंग्स देते हैं कंट्रीज को जो भी इंडियन ओशियन के बॉर्डर पे लगते हैं। अगला है NWPTAC, ये NOAA के द्वारा है, वही नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन में सुनामी अलर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है UNISDR, द यूनाइटेड नेशन द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, एडवोकेट करता है ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें सुनामीज आती हैं, इंटीग्रेशन पॉलिसीज बनाता है जिससे लोग काफी प्रिपेयर रहें और सही से अपना सुनामी वाला जो हमारा डिजास्टर है वो आराम से अच्छे से निकल पाए। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को आता है। बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होता है।
बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ग्लोबल रिसर्च एंड कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल सुनामी एक्सरसाइज की जाती है, रेगुलर ड्रिलिंग होती है कि अगर किसी भी नेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री में ये आपदा आ जाए तो वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, टेक्निकल असिस्टेंस लेती हैं जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एनहांस हो और सुनामी वार्निंग देती हैं, जिससे मतलब सही रहे, अगर कोई भी आपदा आए तो सारी कंट्रीज को पहले पता हो कि कैसे कैसे असिस्टेंस देने हैं, उनके लिए कोई चीज़ न्यू ना हो। अब ये कुछ ऐसी हिस्टोरिकल सुनामी है जो इसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आई थी, दिसंबर 26 2004 को, जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 था। सुमात्रा और इंडोनेशिया एरिया ज्यादा ग्रस्त हुए थे, बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। इंडिया में इम्पैक्ट हुए थे बट इतने ज्यादा नहीं हुए थे जितने इस एरिया में हुए थे। इस वाले एरिया में काफी ज्यादा देखे गए थे। अगला इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगला था तोहोकुच सुनामी 2011 में। ये तो अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा था। फुकुशिमा प्रेफेक्चर्स हो गया था, फुकुशिमा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी चला गया था, काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैग्नीट्यूड 9.0 का था इसका, पैसिफिक ओशियन में आया था, जापान के कोस्टल एरिया में। टोहोकू सुनामी इसका नाम है, मार्च 2011 में हुई थी। तो 8 में मेसीना अर्थक्वेक आया था, किस एरिया में, इटली वाले एरिया में, काफी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करी थी इसने। इतना सुंदर सा है ये, अब इस तरीके से ग्रस्त हो गया था। अगला 1960 में आया था, ग्रेट चिलियन एरिया में, वेल्डिवा चाइल्ड, साउथ अमेरिका वाले ये वाले रीजन काफी अफेक्ट हुए थे इससे। अर्थक्वेक देखा गया था 9.5 का। डैमेज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जापान में। इम्पैक्ट इसका जापान तक गया, हवाई, फिलीपींस, वेस्ट कोस्ट, तो इधर आता है तो बट इफेक्ट तो हर जगह ही करता है। हमने देखा कि भाई जापान में जो 2011 मार्च 2011 में ये आई थी, सुनामी आई थी, तो जापान फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट ने रिसेंटली न्यूज निकाले कि भाई हम वेस्ट वाटर डाल रहे हैं ओशियन में। तो ये क्या न्यूज है? आई होप, अभी मुझे लगता है कि आप सबने इस बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसका जरूर एक राइटअप बनाना, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव में और इवन आप ऑप्शनल में भी इस चीज के बारे में डाल सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन मार्च 2011 नाइन मैग्नीट्यूड की सुनामी आई थी। कौन से एरिया में? फुकुशिमा डाइची में, जहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे डीजल जनरेटर था जो कि डैमेज हुआ था। द लॉस ऑफ पावर सस्पेंडेड कूलेंट सप्लाई टू रिएक्टर एट द फैसिलिटी। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। वहां पे जो अर्थक्वेक की वजह से सुनामी क्रिएट हुई थी, सारा का सारा पानी न्यूक्लियर रिएक्टर फुकुशिमा वाले एरिया में चला गया था, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में चला गया था, जिसका जो कूलेंट सप्लाई थी ना न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने सब बंद कर दिया। और जो रेडियो एक्टिव मटीरियल थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो रेडियो एक्टिव मटीरियल होंगे, जो उसमें मटीरियल थे रेडियो एक्टिव, अब क्या हुआ था, प्रेशर के कारण वो फटने लग गए, जिसमें एयर, वाटर, सोइल, लोकल पॉपुलेशन काफी अफेक्ट हुई, फटने लगी। Winds also carry radioactive material thrown up in the air into Pacific, since the power plant and its surrounding land have been uninhabitable. इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल उसमें था कि वो पैसिफिक ओशन की हवा तक में देखा गया। जो वाटर था, जैपनीज गवर्नमेंट ने अब सोचा है कि हम, अब वो ठंडा हो चुका है, अब उसमें कोई भी टिटेनियम, रेडिनियम, ऐसा कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, अब हम उसको आराम से पैसिफिक ओशन में फ्लश आउट कर सकते हैं। बट बहुत सारी कंट्रीज को, इवन इंडिया को भी इस चीज से तकलीफ है कि ये नहीं करना चाहिए, स्टिल कुछ ना कुछ उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जापानीज गवर्नमेंट को इस चीज में सोचना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो इट स्टिल कंटेन्स रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स फ्रॉम द डैमेज्ड रिएक्टर एंड thus itself radioactive. Japan has said that it will release this water Pacific over next 30 years. ठीक है, तो ये वाला एरिया था, ये टोक्यो है, ये जापान है, इधर से आया था, और इधर सारा इनका ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जहाँ पे इनको भी काफी नुकसान हुआ था, और इनको अभी भी काफी ज्यादा लॉस होता है, ये बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं उस चीज को ना। तो अब क्या है, अब कंसर्न क्या है, क्या दिक्कत आ रही है पानी रिलीज करने में? तो बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि इसमें स्टिल रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, जो अगर बाहर आए तो कैंसर और बहुत ज्यादा हेल्थ इम्पैक्ट हमें दे सकते हैं। तो वाटर जो निकलेगा वहां से काफी ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा। और जो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, उसने ट्रिटिनियम, जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो नहीं निकाल सकते, मतलब उनके लिए भी इजी नहीं है उस चीज को निकालना, और स्टिल इतने टाइम बाद भी स्टिल वो देखा जाएगा। ट्रिटिनियम क्या होता है, बहुत इजीली कि कोई भी क्रिएचर, कोई भी लिविंग वेल उसको ब्लड के थ्रू अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत सारे रेडियो न्यूक्लाइड्स वाटर में है,
जो टेपको मतलब टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इस चीज को नहीं ट्रीटमेंट कर पा रही और वो इस चीज के कंसर्न को नहीं समझ पा रही। दिस इंक्लूड आईसीएफ ऑफ रुथेनियम प्लूटोनियम विच कुड persist for longer in the bodies and of marine creature on the surface। वो कह रहा है कि सिर्फ ह्यूमन को नहीं, हमें भी नुकसान है, मेराइन लाइफ को भी काफी नुकसान है, तो इसको जल्दी से हटाया जाए और रिलीज ना करा जाए। बट जापानीज गवर्नमेंट फिर भी सोच रही है और ज्यादातर मुझे चांसेस है कि वो निकाल ही देगी, फ्लश आउट करेगी। फ्लशिंग इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग वाटर, ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों फ्लश कर रहे हो, ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हो उस वाटर को। जो टेपको है उसने ऑपरेट, जब फुकुशिमा फैसिलिटी को ऑपरेट करने के लिए उनके पास इतना जगह ही नहीं है कि अब वो उसको इतने टाइम तक और आगे लेके जाए। तो उन्होंने अब ये बोला है कि भाई जो ट्रिटिनियम है वो हाफ लाइफ पे आ चुका है, तो जो उसका रेडियो एक्टिव है वो डिके हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, तो कोई भी कंसर्न नहीं है। अब उसको अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन में फ्लश आउट करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ऑलरेडी सारे ग्लोबल लेवल पे भी अप्रूवल्स ले लिए हैं पानी को निकालने के लिए। तो कुछ कंट्रीज को दिक्कत है तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई दिक्कत की कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। दिस इज, ये न्यूज में था और तभी मैंने इसको ऐड करा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, और अगर आप अपनी नॉलेज बांटना चाहते हो क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो प्लीज अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर करो इसको। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप क्रिटिसिज्म, फैसिलिटीज, फीडबैक, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।